हम चालू कर रहे हैं आज अपना टॉपिक नाउन। ठीक है भाई, पहली बात तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, और इसकी एक खासियत भी है मेरे दोस्त। इसकी खासियत ये है, ठीक है, कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चा लाइटली लेता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है भाई। आपको मैं एक बात में चैलेंज करके कह सकता हूं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें नाउन से क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो नाउन टॉपिक है ना, वो एक टॉपिक का जन्मदाता है। उस टॉपिक को हम सिंटेक्स कह सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कह सकते हैं, और उस टॉपिक को हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अगर आप नाउन बेहतरीन तरीके से खत्म करते हो ना मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टैकल होगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटेंस बेसिकली ये कह सकता हूं सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाओगे, जो आगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेगी। और आप ये सीख जाओगे कि वर्ब अगर आती है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं होते हैं, तो आपको नाउन अगर आ गया तो वो टॉपिक आपको समझ आ जाता है। तो सिंपल सा लहजा और बात की है मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग टॉपिक नहीं होता, वो पूरी की पूरी ग्रामर होती है। इसीलिए उसकी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हो जब आपका सिलेबस बिल्कुल एंडिंग पर होता है। तो नाउन को खाली ये समझ के नहीं चलिएगा कि खाली नाउन ही आपको समझना है। नाउन में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो नाउन से पहले खत्म करने बेहद जरूरी होते हैं, जो नाउन से रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं, जिनकी हम अभी बात करेंगे और उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और हम आ जाते हैं छुटकू मियां एक प्यारे सी चीज को समझकर फिर इसकी जरा चर्चा पे लग जाते हैं। देखो बेटा, ये आपका एक सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है जो आपके पास पीडीएफ में अपलोडेड भी होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपके पास कुछ टॉपिक्स की मैंने जान पूछ के ग्रामर में यहां लिस्ट बनाई है। ठीक है, टॉपिक्स की जान पूछ के मैंने लिस्ट बनाई है, उसका एक रीजन है। ठीक है, उसका एक रीजन है क्यों है। देखो, वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकता है। एक ये चीज, तो कितने ये चर्चा है, ये 6 टॉपिक्स की चर्चा जो आपका इंग्लिश के फंडामेंटल्स तैयार करती है, जो आपके इंग्लिश के दूसरे शब्दों में कहूं बेसिक्स को तैयार करती है। ये चीजें रिलेट करती है फिर नाउन टॉपिक से, ये चीजें फिर रिलेट करती है नाउन टॉपिक से। इसका मतलब छुटकू मियां, अगर आपको नाउन तक पहुंचना है तो आपको इनसे गुजरना होगा। अगर आपको नाउन तक पहुंचना है तो इनसे आपको गुजरना होगा, तभी आपको नाउन दिमाग में समझ आएगा, बैठेगा। ठीक है, पहली चीज। मैंने दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा। तो क्या जरूरी होता है कि नाउन समझने के लिए टॉपिक्स को समझे? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे प्रोनाउन से बैच चला रहा हूं, तो प्रोनाउन को समझने के लिए प्रोनाउन का बेसिक पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो। बिल्कुल। कई बैच ऐसे होते हैं जो टेंस से स्टार्ट होते हैं, कई होते हैं जो प्रोनाउन से बच्चा जुड़ता है, कई होते हैं जो नाउन से जुड़ता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अपने दिमाग से, वहम को अपने दिमाग से निकाल दो। आप कोई भी टॉपिक करो, उसका सबसे पहले बेसिक करना सीख लो, आप कभी भी जिंदगी में मार नहीं पाएंगे। हमारी गंदी आदत होती है, प्रोनाउन तो सीधा प्रोनाउन चालू कर लिया, प्रोनाउन से रिलेटेड बेसिक नहीं किया। नाउन तो सीधा नाउन चालू कर दिया, नाउन से रिलेटेड बेसिक नहीं किया, आप वहीं फंसते हैं। टेंस तो सीधा टेंस चालू कर दिया, ऐसा कभी नहीं। पहले टेंस का भी बेसिक होता है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, जब मैं टेंस चालू करता हूं तो उसमें आपके पास एक चीज नजर आएगी आपको। देखो, जैसे टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, उसके बाद यूज ऑफ टेंस एंड टाइम इन टेंस चलता है। फिर इंटेंशन ऑफ स्पीकर है, मॉडल्स है, कंडीशनल्स है, वॉइस है, ठीक है, वॉइस एडवांस है, नरेशन है, नरेशन एडवांस है, वर्ब एडवांस है, कंजंक्शन इन्वर्जन, ऐसे चल के बहुत सारे आपके टॉपिक हैं जो टोटल जाके होते हैं 36 बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या समझ आता है कि डायरेक्टली बेटा नाउन चालू करना बेवकूफी है, डायरेक्टली प्रोनाउन चालू करना बेवकूफी है, डायरेक्टली आपका टेंस चालू करना बेवकूफी है। तो सबसे पहले आपको उनका बेसिक पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला ना, 3 जगह से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 3 जगह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो हम कहां से समझे? अब नाउन से। तो इतना भाषण सिर्फ इसलिए था कि आप सबसे पहले जब भी आप देखें तो सबसे पहले आप बेसिक बात को समझ लें। ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जो आपको सारी चीजों को टैकल कराएगा। तो इस बेसिक बात को आपके लिए समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आपकी हेडिंग नाउन डल रही है मेरे दोस्त, बट नाउन से पहले उस तक पहुंचने का वो रास्ता। तो नाउन क्लॉज बताऊंगा तो मैं पहले क्लॉज पढ़ाऊंगा, नाउन फ्रेज बताऊंगा तो पहले मैं फ्रेज पढ़ाऊंगा, नाउन एक वर्ड भी हो सकता है तो पहले मैं वर्ड फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इस तरीके से हम नाउन को पढ़ेंगे और साथ साथ आपको समझ आता जाएगा फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनता है, क्या चीजें इंग्लिश में आती है। तो नाउन से रिलेटेड वो चीजें आपको पता चलती चली जाएगी। ठीक है, रेडी गाइस? तो मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारा सा टॉपिक। देखो, सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। आप सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम ट्रीट करेंगे, उसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है उसको भी मैं पहले आपको बता के चलता हूं। देखो, जब आप लैंग्वेज की बात करते हो ना, तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए अपने आप में अप्रोच होती है। ध्यान से सुनिएगा, अप्रोच क्या होती है डियर? एक अप्रोच आपकी होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, साथ साथ कॉपी करना है आपको। एक होती है आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच, ओके, और एक आपकी होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर ये चीज समझ नहीं आएगी तो दिक्कत आएगी आपको। अप्रोच होती है किस तरीके से आप उस चीज को टैकल करोगे, किस तरीके से आप उस चीज को हैंडल करोगे। तो अप्रोच में एक आपकी होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। माय डियर, जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसका मतलब है आपका किसी चीज के प्रति आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आती है सब्जेक्टिव अप्रोच, जिसमें हम देखते हैं डियर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ये आती है बात। पहली चीज ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है डियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस सर्कमस्टांसेस में एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन टू ऑल। आप कह सकते हैं इसका पॉइंट कॉमन टू ऑल, दैट मींस सबका ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब भाषा में आप साथ साथ कॉपी करते चलेंगे, साथ साथ कॉपी करते चलेंगे। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप क्या करते हो, आप एक फिक्स चीजें बना लेते हैं, आप एक फिक्स चीजें बना लेते हैं, अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एक तैयार कर लेते हैं, जो एग्जाम में आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम डालता है। क्या प्रॉब्लम डालता है? देखो, 2 और 2 4 होते हैं, ये है मैथ्स। कोई मर गया तब भी 4 है, कोई हंस रहा है तब भी 4 है, कोई फेल हो गया तब भी 4 है, किसी का एग्जाम क्लियर हो गया वो तब भी 4 रहेंगे। मतलब हर सिचुएशन में 2 और 2 4 है, प्लस करोगे तो 4 ही रहेंगे। भाषा में ऐसा नहीं है। हंसना अच्छी बात है अगर कोई खुशी का माहौल, हंसना बुरी बात है अगर कोई गुजर गया, किसी की डेथ हो गई तुम खिलखिला रहे हो। मैं तुम्हें बोला हंसना अच्छी बात है कि बुरी बात है, आपने बोला अच्छी बात है हंसना, तो मैं बोला नहीं दिया। आपको ये चेक करना होगा किस सिचुएशन में आप बात कर रहे हो। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, सर क्या पता ऐसा हुआ हो, ये जो शब्द है ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। क्या पता ऐसा हुआ हो,
आप एग्जाम में जब ये जंक्शन से लेते हैं ना, तो वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर के हिसाब से आप चलेंगे, सेंटेंस का मीनिंग निकाल के आप देखेंगे वहां से क्या सेंस आती है। ठीक है, आप खुद से नहीं, डन है, खुद से नहीं सोचोगे बेटा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर निकल रहा है। आपका ये खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आपको तकलीफ देगा। चलो मैं आपको इस बात को एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। एक इसी के नीचे एग्जांपल आपको करेंगे। मैंने लिखा डियर शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। डियर जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, वेट ऑन का मतलब होता है पुत्र जी देखभाल करना। वेट ऑन का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो इसका मीनिंग क्या है? उसे अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए। इतना मीनिंग समझते हैं? वेरी गुड। और एक स्टेटमेंट में अगर इसमें ऐसे लिख दूं, सी शुड, साथ साथ कॉपी रखिएगा एग्जांपल भी, सी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। उसे अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए। डियर वेट फॉर का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। अब आप खुद से सोचिए, उसका पति बीमार है तो उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? क्या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? क्या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? आप बोलेंगे सर फर्स्ट सही लग रहा है, सेकंड गलत लग रहा है। मैंने बोला कि सर पति बीमार है, इंतजार करना चाहिए, नॉनसेंस है, टेक केयर करनी चाहिए। अब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स होता है सर क्या पता उसका पति कहीं गया हो और मैं बोल रहा हूं कि सर उसको तो अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए, घर थोड़ी ना जाना चाहिए। मैंने बोला बेटा ऐसा कुछ लिखा है? कहता नहीं सर। तो आप क्या कर रहे हैं? सर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, खुद ये जंक्शंस क्रिएट कर रहा हूं। तो एग्जाम में क्या करना है आपको? कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू की सिचुएशन क्या है, क्या वहां लॉजिकल आपको लग रहा है, कहीं आप कुछ रट तो नहीं रहे हैं। इसीलिए जब आप रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स आपको इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि आप रूल्स में लिमिटेड कर लेते हैं अपने आप को, सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलते। इसीलिए जो एग्जाम में है आपको याद रखना, आपको ये अप्रोच अप्लाई नहीं करनी, आपको इस अप्रोच के थ्रू आपको चलना है। आपको कभी भी लैंग्वेज में ये अप्रोच अप्लाई नहीं करनी, आपको हमेशा इस अप्रोच पर चलना है। तो आप हमेशा चलेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से, कभी भी रट के नहीं चलेंगे। बात को सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर या आई इज अ टीचर, तो लैंग्वेज में आई के साथ एम तब आता है जब ये एक स्पीकर को रिप्रेजेंट करे। स्पीकर का मतलब कि बोलने वाला इंसान अपने बारे में बात कर रहा है। सो आपने मुझसे पूछा सर आप क्या है, तो मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं यहां करूंगा डियर एम इज नहीं। बट सुनिएगा, अगर मैं कहूं तो आई क्या है, सर आई तो एक प्रोनाउन होता है, तो अब मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ प्रोनाउन या आई इज अ प्रोनाउन, मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या आप मुझे बताएंगे? आई एक प्रोनाउन होता है, तो क्या मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं? नहीं सर। क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं? नहीं सर। क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं? आई एम अ प्रोनाउन, मैं एक प्रोनाउन हूं, गलत। तो आप यहां बोलेंगे सर आई इज अ प्रोनाउन। सो आई के साथ एम आएगा कि इज आएगा? रट कर नहीं। मैंने बच्चे से पूछा आई के साथ एम लगाओ, सर एम आएगा। आप रूल्स पे जा रहे हैं सर, देखना पड़ेगा। आई अगर इंसान को दिखाएगा तभी तो एम उसके साथ लगाते हैं, आई एम अ टीचर। बट अगर वही एक पर्सन की बात ना कर रहा हो, एक लेटर की तरह ट्रीट किया जाए, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक शब्द की तरह ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए सर हम फिर इज लगाते हैं। दिमाग में बैठा, तो हम किस अप्रोच से चले? ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक का हमारा किस्सा खत्म हुआ। तो मेरे दोस्त मैंने बोला इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अप्रोच पर डिपेंड है, और लैंग्वेज को अप्रोच के हिसाब से आप चलाओगे तो इस हिसाब से आप चलने वाले हो। तो इसको कभी अप्लाई मत करना, तो आप ख्वाब मत बनना, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखो क्या होगा। डन हुआ? इतना कॉपी हो गया आपका। साथ साथ कॉपी करना, बिल्कुल जैसे मैं लिखा हूं ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, साफ राइटिंग में लिखने हैं अच्छे तरीके से, ताकि जब आप इसे रिवाइज करो टॉपिक को तो नोट्स से ही आप रिवाइज करो। चलो मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी? कॉपी साथ साथ रखना भाई, टाइम मत लगाना इसमें। अब आगे की बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा ठीक है, अब देखो जब इंग्लिश, हमने देखा लैंग्वेज है, हाँ डियर जो लैंग्वेज का रिलेशन बनता है वो बनता है साउंड से। जो लैंग्वेज है उसका रिलेशन किससे बनता है? साउंड से बनता है। साउंड क्या होती है? आवाज जो हम निकालते हैं, हम बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो साउंड्स होती है डियर, ठीक है, वो सिर्फ निकाली जा सकती है। आप उनको जब लिखोगे ना तो बड़ी अजीब तरीके से लिखी जाती है। आपको पता है म्यूजिक की साउंड्स आप कितने अजीब तरीके से राइटिंग में लिखते हैं, है ना? वो लेटर्स में नहीं लिखते आप, उनके साइंस बनते हैं, लेटर्स नहीं बनते। तो क्या करते हैं हम? ध्यान से सुनिएगा, एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। आप देखते हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में कुछ ऐसे ऐसे आपको साइन दिखते हैं और उनकी भी साउंड्स होती है, अपने आप देख पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ दूसरे तरीके से चीजों को ट्रीट किया है, और इस तरीके को एक बार सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम जहां लैंग्वेज की बात करते हैं, हाँ, उसमें हम साउंड्स को लिखते हैं। अगर मेरे से मुंह से निकल रहा है ए बी सी डी ई, तो आपने इनकी रिटर्न फॉर्मेशन बनाई है ए बी सी डी। आप ए ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ए ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस सिंपल बच्चों की तरह भी लिख सकते हैं, आपका मन, और मैं लिखता हूं ऐसे। ठीक है, जैसे भी आप राइटिंग में चाहे, ठीक है, कुछ भी इनोवेटिव वे से आप लिख सकते हैं। तो हमने बोला लेटर्स बनाए गए, ठीक है डन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं साउंड्स और डियर लेटर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप पता है क्या बोलेंगे? सर साउंड्स सिर्फ प्रोड्यूस की जाती है, उनकी जो रिटर्न फॉर्मेशन होती है उन्हें हम लेटर्स बोलते हैं। अब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं तो आपको पता है डियर दोनों में क्या डिफरेंस है? जो साउंड्स होती है वो 44 होती है, और जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। जब लेटर्स में आप देखते हैं ए बी सी डी जेड तक जब आप जाते हैं तो वो 26 होती है और साउंड्स 44 होती है। आप बोलोगे सर 44 साउंड्स, साउंड्स ज्यादा है सर, लेटर्स कम बने, ऐसा क्यों? भाई टेक्निकली आप कह रहे हो साउंड्स की रिटर्न फॉर्मेशन लेटर्स है। मैंने बोला बिल्कुल है। ठीक है, तो सर अगर 44 साउंड्स हैं तो लेटर्स भी 44 होने थे, फिर तो हर एक साउंड का एक लेटर बनाते। सो यहां लेटर कम क्यों है? मैंने बोला इसका एक कारण है, चलो मैं बताता हूं। पता है क्या हुआ? जो लेटर्स होते हैं कई दफा एक ही लेटर अपनी साउंड बदलता रहता है, एक ही लेटर अपनी साउंड बदलता रहता है, या हम एक ही लेटर को रिपीट करके, एक ही लेटर को रिपीट करके क्या कर देते हैं? उसी से एक अगली साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। चलो, एक बच्चे ने बहुत प्यारी कमेंट की है, और ये हमारे पास बच्चा है हर्षित। देखो जैसे चलिए अब साउंड आ रही होगी, उसकी बैटरी लो हो गई।
सो आप एक बात बताओ, आपने पूछा सर आप कहां रहते हैं, तो डियर मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, मैंने उसको लिव बोला, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं, डर हुआ। तो आप इसकी साउंड देखो क्या प्रोड्यूस करें, आई लिव इन दिल्ली, लिव। आई ने अपनी साउंड चेंज की है डियर। अगर आप एक बोलते हैं, मैंने बोला दोस्त ने कॉल किया, कहां है तू, कहता मैं तो मैच देख रहा हूं, लाइव मैच चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वी आर लाइव नाउ, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर ध्रुव जयदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउन, सो आर यू रेडी, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अब मैंने आपको बोला वी आर लाइव नाउ डियर, सेम शब्द अपना लाइव, आई, इस तरीके से वो अपनी साउंड प्रोड्यूस करा गया। तो मुझे आप एक बताइए बात, क्या वो साउंड सेम रही या बदल गई, धोखा हो गया। इसीलिए आप जब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ये साउंड्स ज्यादा क्यों है और लेटर्स कम क्यों है। रीजन आपको समझा है, आगे ध्यान से सुनिएगा। जब हम 44 साउंड्स की बात करते हैं तो इन साउंड्स को एक नॉर्मल तरीके से आप देखोगे तो इसको टाइप्स में बांटा गया है कि कैसे ये प्रोड्यूस की जाती है। साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं हम दो तरीके से। सबसे बड़ा जो साउंड में रिलेशन होता है डियर, वो इस वोकल कॉर्ड का होता है। मैंने बताया आपको कई दफा, वोकल कॉर्ड में जैसे जब आप यहां पर अंगूठा रखिएगा, एक बार यहां पर, ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा वरना नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकल लेंगे। तो आप यहां पर अंगूठा रखे, ठीक है, बोलने की कोशिश कीजिएगा, आपको वहां पर वाइब्रेशन महसूस होगी। इसी को बोलते हैं डियर वोकल कॉर्ड। सो जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो वोकल कॉर्ड है। माउथ भी यूज होता है, लिप्स भी यूज होते हैं, ओवरऑल हमारे बॉडी पार्ट से है यूज होने लगे हैं साउंड बोलने के लिए। तो इस साउंड में जैसे मैंने बोला तो जब आप ए बोल रहे हैं तो आपको देख रहे हैं आप वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है। ऐसी साउंड्स जिसमें सिर्फ वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, उन साउंड्स को हमने वावल साउंड्स बोल दिया गया। उन साउंड्स को हमने वावल साउंड्स बोल दिया गया जिनका रिलेशन था डियर वोकल कॉर्ड से। अगर मैं और टेक्निकल जाऊं ना तो वोकल कॉर्ड की जो आप देखते हैं वो 16 mm होती है, कॉपी नहीं करना, 16 mm होती है बॉयज में, मैन में, और वुमेन में वो होती है 10 mm। इसलिए जो वुमेन और बॉयज की आवाज होती है उसमें डिफरेंस होता है। बॉयज अपन लोगों की है फटे हुए साइलेंस जैसी, जो गर्ल्स उनकी आवाज जो होती है वो आप कहते हैं स्वीट होती है, पैनी होती है, हम ये नहीं बोलते, ठीक है, वो चीज यहां है, तो इसी वजह से तो होती है, ठीक है। तो कई लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, सिंगर्स ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं वोकल कॉर्ड की, ठीक है, उनकी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो डॉक्टर्स के, ठीक है, अंडर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी वोकल कॉर्ड से छेड़छाड़ कर लेते हैं। इसलिए सोनू निगम गर्ल्स की आवाज में भी बात कर सकता है, इवन गा तक सकता है, ठीक है। तो वो टेक्निकल बात यहां है। चलो जी वापस आते हैं टॉपिक पे। तो याद रखिएगा उनको हमने वावल साउंड्स बोला, जो अदर साउंड्स हैं उनको हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स बोल दिया। चलिए अब आपको पता है, अगर आप देखते हैं तो वावल साउंड्स 20 होती है डियर और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती है। चलो अब आपने बोला सर वो क्या है फिर, ए ई आई ओ यू, बचपन में तो हमने ये पढ़ा है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो उसको मैं बता दूं बेटा वो लेटर्स होते हैं। जब आप वावल लेटर्स की बात करते हैं ना, जब आप वावल लेटर्स की बात करते हैं तो वो 5 होते हैं, और आप कॉन्सोनेंट लेटर्स की जब बात करते हैं वो आपके 21 होते हैं, ठीक है। तो जो आप ए ई आई ओ यू पढ़ते हैं वो आपके लेटर्स होते हैं, और जो बाकी हमारे पास बच गए वो आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 20 साउंड्स को सिर्फ 5 लेटर्स से उसने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, सिर्फ 5 लेटर्स से उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां ये कमी आप देख पाते हैं, ठीक है। चलो इतना भी हमें समझ आया। अब क्या करना है, अब आगे जरा कहानी को बढ़ाते हैं और आगे जरा चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या समझे यहां तक, हमने देखा वावल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वावल लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इनको और डीपली पढ़ा जा सकता है, जिनका मैं जिक्र अभी नहीं बात नहीं करूंगा। लेजी साउंड्स को आप देखते हैं, ठीक है, ये है। फिर सेमी वावल्स को आप कई बार देखते हैं, वो है। तो वो चीजें ज्यादा डीपली उन्हें पढ़नी चाहिए जिन्हें काम करना है लैंग्वेज पर बोलने के लिए, जिसको हम पढ़ते हैं आईपीए चार्ट के अकॉर्डिंग। मैं बताता हूं ये क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। आईपीए चार्ट वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें सिंगिंग पे काम करना होता है, या जिन्हें एक साउंड को बेहतरीन तरीके से निकालना है। साइलेंट लेटर्स आप देखते हैं, साइलेंट साउंड्स देखते हैं, लेजी साउंड्स देखते हैं, लॉन्ग साउंड्स देखते हैं, शॉर्ट साउंड्स देखते हैं, रिपीटेड साउंड्स देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी साउंड्स आपके पास आएगी। डीप टंग साउंड आप देखते हैं, फिर वो डीप टंग लेटर्स को भी एकदम पढ़ने की कोशिश करते हैं, डीप टंग साउंड्स को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड साउंड्स, फॉरवर्ड साउंड्स, बहुत सारी डिटेल आ जाती है जब आप बात करते हैं हाउ टू रीड आईपीए चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। बट हमें वहां नहीं जाना, हमारा बैच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हमें ना तो सिंगिंग करनी है, ना हमें पब्लिक स्पीकर बनना है, कितना डीपली आपको जाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आसान हुई डन। तो आपको इनकी जानकारी फिलहाल के लिए जरूरत आपको नहीं है, तो उसको करते हैं अवॉइड और बात को ले जाते हैं आगे। मेरा फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा बता के जरूर चलूं, ऐसा नहीं आईपी आप सुनिए आपको कुछ ना बताऊं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जब लेटर्स के बाद की बात करते हैं कि सर लेटर्स के आगे चलेंगे, ठीक है, जब आपको वोकैब मैं बताऊंगा ना तो लेजी साउंड्स वगैरह आपको बता के चलो। देखो लेटर्स तक कहानी पहुंच गई। हाँ अब लेटर्स से क्या बना है, वर्ड बना है। अब आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। देखो तो भाई जो मैंने आपको ये कहा कि डियर जब आप बात करते हैं इस टॉपिक में वर्ड फॉर्मेशन की, कि वर्ड तक आप कैसे पहुंचे, तो खाली वर्ड तक हम यहां तक पहुंचने की अभी हमारी जो कोशिश है उसमें हम कामयाब हुए, और हमने देखा लेटर्स के बाद डियर बातचीत हम करते हैं वर्ड की। वर्ड की दो हमारे पास सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। वर्ड आप कह सकते हो एक ऐसी यूनिट है जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जिसके पास मीनिंगफुल साउंड है। तो आपने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, साथ साथ कॉपी कीजिएगा डियर, कलेक्शन ऑफ, इसको ऊपर लिखें क्योंकि यही सब चीजें ली जाएंगी। आप इसमें लिखेंगे कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, लेटर्स की कलेक्शन, प्लस याद रखिएगा डियर मीनिंगफुल साउंड, मीनिंगफुल होनी चाहिए साउंड, ठीक है। ये नहीं कि वो बोल क्या रहे वो समझ ही नहीं आ रहा तो वो तो कोई वर्ड ही नहीं है। एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा डियर, जब आप कोई गलती करते हैं और आपके पापा आपको बुलाते हैं और आपसे पूछते हैं तो आपकी आवाज निकली, पापा कहते हैं क्या बोल रहे तू, अब समझ आया, मतलब तुम ऐसे वहां वर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। अब भाई कम का तो अर्थ है, इधर आ जाओगे, कम यहां तो कम का तो अर्थ है आओ, ठीक है। अब तुमने इसको कर दिया, ठीक है, मैं को, अब भाई ये कोई वर्ड होगा इंग्लिश में तभी तो, तुमने गूगल क्या कहते तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, वो चीज आप यहां समझ पाएंगे। तो पापा क्या कह रहे हैं, बेटा कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो बना रहे तू, बट तेरी साउंड मीनिंगफुल नहीं लग रही है। फिर डंडे टिकते हैं, फिर जब पापा डंडे मार रहे होते हैं फिर तुम साउंड निकालते हो, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। कहते हो तो सर दर्द जानता है हमारा, ठीक है, हम पे क्या बीती है। तो वो शब्द आप यहां पर लेकर चलते हैं, समझिए। तो वर्ड तक आप पहुंचे। अब जब वर्ड की बातचीत करते हैं तो भाषा में जो शब्द सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं उन शब्दों का अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, मतलब बोलने में उनका अपना एक हिस्सा होता है। तो इस वर्ड से ही मेरे दोस्त हमारे पास निकल के आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस वर्ड से ही हमारे पास निकल के आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
जिन्हें आप बोलते वक्त यूज करते हो, इन्हीं से निकल के आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वेरी गुड। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको यूज करते हैं, जरा समझते हैं मेरे भाई। डन, चलो। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं क्या होती है हमारे पास, नाउन, दूसरी प्रोनाउन। तो कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप टोटल पढ़ते हैं, 8। चलिए हल्का हल्का इंट्रो दे देता हूं, फिर आगे चल बढ़ते हैं। यहां तो कॉपी करो। ये बच्चा कहने लगता है सर आपने बहुत मार खाई। ऐसा कोई है? भारत देश सिर्फ मैं कहूंगा एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसमें वाकई में मैं कह सकता हूं माँ बाप भगवान के ही समान होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। मुझे नहीं लगता इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री है जहां वाकई में ये कथन, ये स्टेटमेंट सत्य है, सिर्फ भारत देश की। मुझे ऐसा मानना है कि वाकई में हमारा बाप भारत महान है, क्योंकि वाकई में यहाँ के माँ बाप भगवान के समान है, भगवान है हमारे लिए, दूसरा कहना जायज है, बाकियों का तो सिर्फ चोचला है। आप सबको पता होगी बात। चलिए बेटा कॉपी कीजिए। देखिए, तो माँ बाप से मार ना खाए तो खाना हजम नहीं होता भाई, तब तक तो क्या कहते हो है नहीं? कहता पापा की मार में तो प्यार छुपा है, का प्यार छुपा है, पागल प्यार प्यार कुछ नहीं, वैसा बहुत डंडे जब पड़ते हैं कोई प्यार नहीं छुपा तो गुस्से में मारते हैं। कॉपी कीजिएगा। पानी पिएंगे? नहीं, थोड़ा पी लो, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बच्चा ठीक है, कहता माँ बाप के प्यार में तो सिलेक्शन छुपा होता है। ठीक है, ये बात भी सही है भाई। देखो 12th में जो परसेंटेज बनी थी ना डियर, ठीक है, एक बच्चा हमारे पास रतन है, रतन टाटा लगा ले तू, कह रहा है सर इंग्लिश में मेरी बहुत ही वीक है और बहुत कम समझ में आता है। बेटा जब तेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा ना तो इंग्लिश वीक नहीं है बेटा, तेरी नीयत कमजोर है, तेरी नीयत वीक है। हद है यार, इतनी आसान चीज तेरे को पल्ले नहीं पड़ रही तो इसका मतलब वाकई में तू सीखना चाहते ही नहीं बेटा। तो कई लोग होते हैं ना जीरो होते हैं और चाहते भी जीरो बना लेना है, वो खुद ही नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। तो बेटा भगवान ही आपका भला कर सकते हैं, भगवान ही आएंगे अब तेरे को बचाने, वही अवतार ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बता, लेकिन बाकी एग्री करते हैं कि बात नहीं करते? चलिए मेरे दोस्त अब आगे की बात करते हैं। देखो तो बहुत ही आसान सी कहानी। अब जरा हमने आपको बोला मैंने कि वर्ड है और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड है और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जरा फटाफट से छोटा छोटा इंट्रो लिखते चलिएगा। डियर नाउन क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हो, नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जब आप किसी का भी नेम का जिक्र करते हैं, चाहे वो चीज दिखे या चीज ना दिखे, चाहे आप उसे सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम नाउन बोलते हैं। इतना बात तो देखो सबके दिमाग में बैठती है। और भी नाउन क्या है, नाउन में पढ़ेंगे, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, नाउन का मतलब हो गया नेमिंग वर्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, नाउन हो गया। अच्छा प्रोनाउन क्या हो गया? प्रोनाउन तो वही है मेरे दोस्त, जो सच्चा दोस्त है वो तुम्हारी जगह मार भी खा सकता है। तो प्रोनाउन वही है जो नाउन का सच्चा दोस्त है, जहां नाउन बार बार रिपीट होता है तो उसे कहता है रुक जा पगली मैं आ जाता। सो प्रोनाउन एक ऐसी चीज है जो नाउन को रिप्लेस कर लेता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं प्रोनाउन है रिप्रेजेंट्स अन, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर लेता है कि नहीं, कि भाई तू रुक जा, ठहर जा, थम जा, मैं आ जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने बोला राम इज माय फ्रेंड और आपने बोला ही इज माय फ्रेंड। राम इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, तो ही किसी का नाम तो है नहीं, उसकी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही भी अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन। तो छोटे शब्दों में आपने प्रोनाउन को चुन लिया, ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, पूरा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिटेल में बात करेंगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन की डिटेल की बात भाई आप जानते हैं प्रोनाउन में करते हैं, नाउन है तो महाराज नाउन पढ़ेंगे आगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक। अब हमारे पास एक तीसरा शब्द आता है बड़ा ही प्यारा, मस्त, अच्छे से नहा धोकर, जिसका नाम होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को एक प्यारा सा नाम मैं देता हूं, खरपतवार। कहता है सर ये खरपतवार क्या होती है? जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी डिटेल ऐड करता है, कुछ भी बताएगा, ठीक है। आपने बोला चेयर है, कैसे कलर की है, कैसी है, अच्छी है, ठीक है, कैसी क्वालिटी की है, कुछ भी। तो आपने बोला एडजेक्टिव वो होता है सर जो क्या करता है, एड्स, ठीक है, एड्स सम डिटेल्स, लिखिएगा एड्स सम डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। और क्या कर सकते हैं भाई, नाउन की जगह कौन आ सकता है, प्रोनाउन। तो जो डिटेल ऐड करे आप उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बचपन से यार इतनी इंग्लिश भी आपने पढ़ी है सर, अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, आई हैव अ बुक, ठीक है, और मैं कहता हूं आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज अ हैंडसम स्टूडेंट, ही इज अ, ठीक है। तो अब ए और स्टूडेंट के बीच में जो आप स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्या हुई, एडजेक्टिव। बहुत ही आसान और साधारण शब्दों में सुनते चलिएगा, ठीक है सर। चलिए आगे सुनिए मेरे दोस्त। अब हमारे पास एक प्यारे से शब्द आ जाते हैं वर्ब, ठीक है, बहुत छोटे रूप में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है। वर्ब के बारे में बेटा डिटेल में ऐसा मत मानना कि एडजेक्टिव के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, नहीं, मुलाकात एडजेक्टिव टॉपिक में करेंगे एडजेक्टिव से, और क्या है तेरे पास। अब ध्यान से सुनिएगा सर, नाउन इतना ही थोड़ी ना है, नाउन में बातचीत करेंगे और क्या है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्ब क्या होती है डियर, वर्ब सेंटेंस की एक ऐसी यूनिट होती है जो हो सकता है किसी एक्शन की तरफ इशारा करे, जो हो सकता है किसी पोजेशन की तरफ इशारा करे। अच्छा जिनको हिंदी लिखनी है वो लिखना, देखो एक्शन की तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज इतना भी हिंदी में ना घुसे कि एक्शन की भी हिंदी की जरूरत पड़े आपको, ठीक है। पोजेशन का मतलब आप लिख सकते हैं अधिकार, जो आपके अधिकार को दिखाता है, ठीक है। हैपनिंग आप जानते हैं जो किसी चीज के होने या ना होने को दिखाता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके यूज हैं जो हम पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक में। तो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है किसी एक्शन, पोजेशन, हैपनिंग और बहुत सारी चीजें हैं, बात की बात। तो हमने इन चीजों को देखना है। तो हमने अगर एक एक्शन की बात करता हूं डियर, तो एक्शन सिंपल सी बात है। अगर मैं ये कहता हूं दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं, तो आप खुद से जरा समझिएगा ये अपने आप में क्या है, वर्ब। तो ये वर्ब किसकी तरफ इशारा कर रही है, एक्शन। भाई दौड़ना तो एक एक्शन हुआ ना, दौड़ना तो एक एक्शन हुआ ना, तो अपने आप में वर्ब हुई, वेरी गुड, आपको समझ आती है बात। अगर मैं कहता हूं ही इज माय टीचर, वो मेरे अध्यापक है, मैंने बोला ना किसी का होना या ना होने को दिखाए वो भी है वर्ब। तो इसमें इज अपने आप में यहां क्या हुई, वर्ब। ये वर्ब एक्शन दिखा रही है क्या, ये वर्ब एक्शन दिखा रही है, नहीं। आपने किसी को बोला ही इज माय टीचर, तो उनका टीचर होना क्या कोई एक्शन है, नहीं। तो डियर ये कोई भी एक्शन अपने आप में नहीं दिखा रही है। आगे सुनिएगा, अब बातचीत को आगे बढ़ाएं और अगले पॉइंट में जरा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पोजेशन, पोजेशन के लिए भी देखो, अगर मैं ये बोलूं दे हैव अ न्यू हाउस, दे हैव अ न्यू हाउस, डियर आप ध्यान से समझो, इसमें आप समझ पा रहे हैं दे प्रोनाउन है क्योंकि इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर आपको ये समझ आता है, हैव वर्ब है, क्या दिखा रही है, अधिकार, उनके पास एक नया घर, अधिकार दिखा रही है। फिर आपने देखा हाउस क्या है डियर, नाउन है। अच्छा घर नया है पुराना, नया घर, तो आपको नहीं लग रहा ये एडजेक्टिव है।
और बचपन में इतना तो पढ़ा है छोटे, आर्टिकल है ना भाई, ये तो याद है, ये आर्टिकल है, इसको डिटरमिनर का पार्ट बोलते हैं बाद में। ये चीज है। तो आप देख पा रहे हो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन क्लियर होती जा रही है कि प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, तो आप समझ पा रहे हैं चीजों में। डन है, वेरी गुड। अब जरा बातचीत को आगे समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, हम वर्ब तक चीजों को क्लियर करें। अब मैं इसी के नीचे आप लिखिएगा फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज मेरे सामने आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या कहा मेरे भाई? एडवर्ब। ये भी बड़ी प्यारी चीज है डियर। कई दफा बच्चा ये सोचता है सर एडवर्ब वो होती है जो वर्ब में डिटेल ऐड करे, नहीं। सिंपल ध्यान रखिएगा, एडवर्ब वो शब्द है जो किसी भी एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ते हैं। फिलहाल के लिए बहुत सारी चीजें, तो ये किसमें डिटेल ऐड करती है? एक्शन। हाँ, और फिलहाल के लिए आप कोमा लगाइएगा, ऐसे करके ये लिख दीजिएगा। मतलब और भी बहुत से काम है एडवर्ब के, वो भी बहुत से काम है एडवर्ब के, बट अभी के लिए इतना काफी है। एक्शन के बारे में क्या जानेंगे आप? देखो, कभी जब आप घर पे बाहर से बाहर हो और घर पर लेट आ रहे, तो आपके पापा आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो एडवर्ब है। कहां गया था बे? आपने बोला पापा ये एडवर्ब है, देख रहे हो, आप पूछ रहे हो कहां गया था, ठीक है। कैसे गया था, ठीक है। क्यों गया था, ठीक है। कब गया था, तो एक बात बताइए, कब कब जाता है, कुछ भी पूछे, और भी बहुत सारी चीजें जिनको जानने के बाद में अभी क्लिक तो आप बोले पापा एडवर्ब बोल रहा हूं, समझ जाओ, और तुरंत टॉपिक बदल देना, पापा ये एडवर्ब है, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूं ही, ठीक है, हाँ, ही वेंट देयर, तो पापा ने पूछा वो कहां गया था, आपने बोला वहां गया था, तो एक बात बताइएगा देयर क्या है? देखो ये एक्शन है क्योंकि वेंट वर्ब है, और ये किसका रिप्लाई है? ही वेंट वेयर देयर, तो देयर क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। पहचानना आया एडवर्ब? क्योंकि इनमें तो आप ठीक है आसानी से देख लेते हैं एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कई बार बच्चा एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। चलो जरा यहां बताओ भैया, वर्ब एक्शन है, हाँ। देरन, देरन हाउ, कैसे दौड़ते हैं? स्लो, ठीक है, धीमे धीमे दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, स्लोली या फास्ट? फास्ट, तो ये भी तो एडवर्ब है। कैसे दौड़ते हैं, कहां दौड़ते हैं, कब दौड़ते हैं, ठीक है, तो फास्ट भी तो एडवर्ब है मेरे दोस्त। वेरी गुड। तो तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो फिर पापा दिखाएंगे तुम्हें एक्शन, तो तुम्हारी एडवर्ब में गड़बड़ हुई तो पापा फिर तुम्हें एक्शन दिखाएंगे। डन है, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त ये चीज यहां पर आ जाती है एडवर्ब। तो एक बात खुद से तो देखो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आई। चलो सर, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा सबर रहा है, चीजों को जान रहे हैं, आगे देखते हैं। तो ये हुई 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब थोड़ा सा आगे बढ़ ले चुटकुलियां, यहां तक कॉपी कर लो मेरे भाई। जब आप ये बोलते हैं ना ही इज कमिंग हियर, वो यहां है, तो ही इज कमिंग वेयर, हियर, तो हियर भी क्या है? एडवर्ब। ही केम यस्टरडे, वो कल आया था, तो ही केम व्हेन? यस्टरडे, यस्टरडे भी क्या हुआ? एडवर्ब, है ना। इसी के नीचे लिख दो डियर, इसी के नीचे आप कॉपी कीजिएगा। अगर मैं कहता हूं ही केम यस्टरडे, वो कल आया था, तो अब एक बात बताइए, पापा ने आपसे पूछा ही केम व्हेन, कब आया था भाई वो? आप बोलोगे पापा कल आया था, तो केम एक्शन, तो ये भी क्या हुआ? यस्टरडे, एडवर्ब हुआ छोटे। चलो जी मेरे दोस्त, ये चीज यहां पर हुई। क्या हुआ? नहीं बता रहे कि कुछ नहीं नहीं, क्या कुछ काम था क्या? ठीक ठीक है। हाँ जी राकेश सर थे, आवाज आ गई तुम्हें? ओके जी। देखो बेटा, एक बच्चा जैसे आप हेयर कट क्यों नहीं कराते? ठीक है, करवाएंगे कर। तुमने तो बेटा वो मम्मी वाली बात करते, आप मम्मा के पास जाओ, मम्मी बाल कटवा के आए, मम्मी ने बोला कहाँ से, दिख तो रही नहीं तेरे, ऐसे हर बात वही काम करती है। मैं कल बात कटवा के आया, तुम कह रही है बेटा आपको एक्चुअली आपकी अब अगली किताब जो ग्रामर की मैं निकाल रहा हूँ उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको मेरे चेहरे से लगा मैं आपको सोएगी, मैं हार्डली आप लगाओ 2.5-3 घंटे सोया, ठीक है, इसलिए आपको चेहरे से ऐसा नजर आएगा कि सामने बंदे से कि सोई नहीं है, ठीक है। सोई नहीं, चलो जी। तो कटिंग कराई हुई है, चेहरा जैसा लग रहा है कि कटिंग दिख नहीं रही है। ठीक है भाई, आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगली किताब पे मेहनत चल रही है मेरे दोस्त, तो उसके लिए अभी हम चल रहे हैं। देखो भाई, तो यहाँ से ये मैं जब आपको याद होगा, जब ये किताब लिख रहा था तब भी ये हालत थी, ये लिख रहा था तब भी तो ये हालत थी भाई। इस किताब को जब पढ़ोगे ना वो तो दिखेगा क्यों ये चीजें। डन है बच्चे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, बच्चा पूछ रहा है दिन में पढ़ना चाहिए रात में, भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रात को पढ़े, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, आपको दिन में अच्छा लगता है दिन में पढ़ो सर, आपको रात को अच्छा लगता है रात को पढ़े, मैं मुझे लगता है रात को ज्यादा मेहनत से इंसान पढ़ लेता है, मेरा ये चीज है, ठीक है, मेरी ये चीज है। डन है मेरे दोस्त, चलो आगे ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। एडवर्ब के बाद एक प्यारी सी चीज आती है कंजंक्शन। एडवर्ब के बाद एक प्यारी सी चीज आती है कंजंक्शन। इनको भी प्यारा सा नाम बोल देते हैं बेटा, इनको भी प्यारा सा नाम बोल देते हैं, ठीक है। ये वो शख्स हैं जो दो कनेक्शन बनाते हैं। होता नहीं है, होता नहीं है कि इंडिया एक ऐसी भी कंट्री है जहां शादियों में शादियां तय होती है, जहां शादियों में शादियां तय होती है, ठीक है। एक सुंदर सी ये कन्या है बच्चे, ये लो जी आप लग चुके हैं इंस्पेक्टर, ये सुंदर सी कन्या है ये तुम हो, हाँ ठीक है। और यहां शादी में कोई ना कोई एक ऐसा तो होगा जो बोलेगा अरे ये लड़की भी शादी के लायक है, लड़का भी शादी के लायक है, इंस्पेक्टर है भाई साहब, ठीक है, लड़की भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, हाँ चल दोनों की शादी करा देते हैं। फिर ये इस तुम्हारी फैमिली से भी बात करेगा, इस फैमिली से भी बात करेगा। डन है। और बच्चे यही होगा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का क्या होता है काम? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। चलो मजाक मस्ती एक तरफ, कंजंक्शन का काम क्या होता है? ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है। तो मेरे दोस्त जो कंजंक्शन होता है उसी का काम है ये, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं भाई साहब है ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी को हम ज्वाइनिंग वर्ड बोल देते हैं। अब हमने बोला मोहन एंड मोहिनी, ठीक है, आर फ्रेंड्स। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप यहां इस थोड़ी ना लगाते, आप आर ही लगाएंगे। तो आपने बोला ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो डियर मैं ये कह सकता हूं ये है कंजंक्शन। सो कंजंक्शन बेसिक लेवल पे समझे तो जोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। आप बच्चा पूछ रहे सर डायग्राम भी बना, बिल्कुल बना बेटेगा तो। चलो अब 7th की बात करते हैं। एक बहुत ही प्यारी चीज है जी, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, ठीक है।
डन। अब प्रेपोजिशन क्या है? ठीक है, प्रेपोजिशन क्या है? डियर, ये जोड़ने का काम नहीं करती। ये रिश्तेदार है हमारे जो आपकी ही शादी में आएंगे और तुम्हारे ही दही बल्ले में कमी बताएंगे, कहता है वो खाने में दम नहीं है। ये वो रिश्तेदार है। तो ध्यान से सुनिएगा, इनको बोलते हैं सिर्फ रिलेटिंग वर्ड्स। डियर, इनका काम होता है सिर्फ रिलेट करना, रिलेटिंग वर्ड्स। ये साथ नहीं निभाएंगे ध्यान रखिएगा, ये साथ नहीं निभाएंगे, ये साथ नहीं निभाएंगे, एक्स्ट्रा में रहेंगे, ये साथ नहीं निभाएंगे। जब भी काम आएगा, जब भी काम आएगा, ध्यान रखना, इन्हें ही तुम दूर खड़े पाओगे। अगर तुम फेल हुए तो जीत रिश्तेदारों की होगी, पड़ोसियों की होगी। अगर तुम पास हुए तो जीत परिवार की होगी। तो देख लो तुम्हें किसे जिताना है। तुम्हारे रिश्तेदार बुरे, भाई अच्छे रिश्तेदार होते हैं, तुम्हारे बुरे रिश्तेदार और बुरे पड़ोसी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे सच्चे दोस्त और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रहे हैं। अब तुम सोचो किसे जिताना है, किसे हराना है। आगे देखिएगा, तो रिलेटिंग शब्द ये हुआ। इसीलिए मैंने कहा डियर, जब मैंने लिखा ही वेंट हर्षित, ही वेंट हर्षित, क्या ये रिलेट कर रहा है? नहीं। तो आपने बोला सर टू लगा दो, ही वेंट टू हर्षित। तो ये वर्ब है, एक एक्शन है, हर्षित एक नाउन है। तो इन वर्ब और नाउन को रिलेट करना था, तो इसने रिलेट कर दिया। इसी को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। बेटा आपने जोड़ा नहीं है, आप वर्ब और नाउन को जोड़ सकते हैं। अरे वर्ब और नाउन क्यों जोड़ोगे आप? ठीक है, वर्ब और नाउन को क्यों जोड़ोगे आप? तो वर्ब और नाउन को रिलेट कर रहे हो, ठीक है, जोड़ नहीं रहे हो। कहीं आप ये बोलिए तो कंजंक्शन होगा, नहीं, सिर्फ रिलेट कर रहे हैं कि वो गए थे, कहां गए थे? ठीक है, गए थे, कहां गए थे? हर्षित के पास गए थे। तू कहां गया था? हर्षित के पास गया। तो ही वेंट टू हर्षित। ठीक है, चलो करो यहां पे कॉपी। तो इस तरीके से चीजों को आप संभालोगे। तो ये हुआ आपका प्रपोजिशन, ये हुआ आपका प्रपोजिशन। बताइए यहां तक कोई समस्या चुकी नहीं? डन है? चलो जी महाराज, एक है हमारे पास इंटरजेक्शन। ये भी शब्द होते हैं भाई, जिसको हम नरेशन टॉपिक में पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन अलग कोई टॉपिक नहीं होता ना, पेपर में उतना पूछा जाता है, नरेशन में काम आएगा। जैसे आपने बोला ब्रेवो, वी हैव वन द मैच। ठीक है, कई बार आप हुर्रे बोल देते हैं, कई बार आप बोलते हैं ओ, कुछ गम की बात होती है। ठीक है, तो ये साउंड होती है जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बनाई जाती है। इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। आप बोले ओ, मैं बोले ओ का मीनिंग क्या कहता नहीं, कुछ नहीं। तो अल्लाह आप बोलते हैं, तो ये आपके किसको एक्सप्रेस करते हैं? याद रखिएगा, इंटरजेक्शन हमेशा जो एक्सप्रेस करते हैं, जो इंटरजेक्शंस होते हैं, वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनका काम होता है डियर इंटरजेक्शन। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको ये साउंड्स याद करनी होती है। ऐसा नहीं कोई गुजर गया, तुमने बोला ब्रेवो, भाई साहब कूट दिए जाओगे वहां पर, कूट दिए जाओगे वहां पर। वाओ, अच्छा जी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आप अगर ये जानते कहते सर क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलूं फर्क समझ आ जाएगा। तो यू हैव टू लर्न दीस साउंड्स एंड अकॉर्डिंग टू द इमोशंस यू हैव टू लर्न दीस साउंड्स, सो दैट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस यू कैन यूज देम। सो प्लीज अवॉइड योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप जो भी चाहे कहीं पे भी बोल दें। तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनके लिए साउंड्स बनाई गई हैं, एंड दीज आर फिक्स्ड साउंड्स। अपने आप की साउंड नहीं बनाओगे आप, ये फिक्स्ड साउंड्स। अपने हिसाब से ही आपको चीजें देखनी है। ठीक है, अपने हिसाब से ही आपको चीजें देखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू लर्न, आपकी चॉइस नहीं चलेगी। आप ये कह सकते हैं तरीके से वो क्या है, आपको लर्न करनी है। तो इन साउंड्स का मैं नरेशन टॉपिक में जिक्र करूंगा। ठीक है, कब कौन सी साउंड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पर आपको ये चीजें जरूरत में आएंगी। ठीक है, तो इंटरजेक्शन इनको हम बोल देते हैं। आसान हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा डियर, ध्यान से सुनिएगा। तो जो आज की हमारी क्लास थी, ठीक है, वो चीजों में आप ध्यान दें। तो मेरे दोस्त, हमने बड़े प्यार से एक नाउन के बेसिक पार्ट को समझ लिया, एक नाउन के हमने बेसिक पार्ट को समझ लिया। अब आएगा मजा। तो हमारा बेसिक पार्ट, पहला टॉपिक में कहूंगा नाउन का, खत्म हुआ सर। अब हम कह सकते हैं सब एक समान हो गए, और अब हमारा नाउन का टॉपिक नंबर 2 है, जो कल स्टार्ट होगा। कल मैं आपको बताऊंगा नाउन आखिरकार होता क्या है, दैट मींस नाउन की डेफिनेशन क्या है। दूसरी बात, कल टॉपिक होगा नाउन आइडेंटिफिकेशन। डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। इसी के साथ नाउन डेफिनेशन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। कल इस टॉपिक से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि वाकई में नाउन कैसे छाटा जाता है, कैसे पता करें हम इस सेंटेंस में ये नाउन है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अब टॉपिक बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बेसिक बात, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ये बेसिक पहले से पता हो गया, बट